हेलो गाइस, अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने बेसिकली एक दांतों के बारे में समझा था कि हमारे जो माउथ के अंदर कौन कौन से दांत होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। हमारे शरीर में जगह जगह कोशिकाएं उपस्थित है, यानी हमारा पूरी बॉडी कोशिकाओं की बनी होती है और अब उन कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो हम श्वसन प्रक्रिया श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन से हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। और किन से मिलती है? हम जो भोजन खाते हैं उनसे ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर की कोशिकाएं सीधे ही भोजन को अब्जॉर्व नहीं कर सकती, यानी उन्हें अवशोषित नहीं कर सकती। इसलिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र उपस्थित रहते हैं। पाचन तंत्र की मदद से हमारा भोजन कायम में बदलता है और कायम में बदलने के बाद हमारी जो कोशिकाएं होती है बाद में उन्हें एब्जॉर्ब करती है, यानी भोजन को अवशोषित करती है। भोजन के उपभोज्य में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे भोजन में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है, जैसे जल, विटामिन्स और अन्य खनिज। इन्हें हमारे शरीर की कोशिकाएं सीधे ही एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमारे पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग प्रमुख होते हैं और कौन कौन से अंग मिलकर पाचन क्रिया हमारे शरीर में होती है। पाचन तंत्र को एक लंबी पेशीय नलिका यानी मस्कुलर ट्यूब के रूप में देखा जाता है, जो मानव शरीर के मुंह से आरंभ होकर एनस यानी गुद्दा तक उपस्थित होती है, जिसे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। फर्स्ट है मुख गुहा, ओरल कैविटी। मुख गुहा यानी ओरल कैविटी में एक तो दांत उपस्थित होते हैं, ऊपर तालू उपस्थित होती है और नीचे जीभ उपस्थित होती है। जीभ हमारे भोजन को लार में मिलाने और भोजन को दांतों के बीच में लाने का काम करती है। अगर हमारे मुंह में, हमारे ओरल कैविटी में अगर जीभ नहीं होती तो भोजन को दांतों के बीच में कौन लेकर आता और उनके टुकड़े कैसे होते? और जब हम बोलते हैं उसके अंदर भी हमारी जीभ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जीभ की ऊपरी सतह खुरदरी होती है और जीभ की उसी खुरदरी सतह पर 9500 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इन स्वाद कलिकाओं की वजह से ही हमें खट्टा, मीठा, नमकीन इत्यादि के बारे में आभास होता है। जीभ पर दो प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती है। पहली है शीर्मी और दूसरी है श्लेष्मिक ग्रंथि। यह तो हुए हमारे मुख के अंदर कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीभ होती है, तालू होता है और दांत उपस्थित होते हैं। जीभ में 9500 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है और दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी होती है? शीर्मी और श्लेष्मिक ग्रंथियां। अब और हमारे ओरल कैविटी में क्या क्या उपस्थित रहता है? हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होती है भौतिक और रासायनिक। जो फिजियो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जैसे हमने भोज्य पदार्थ लिया तो हमने उसे दांतों से चबाना शुरू कर दिया, यानी पाचन प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसे क्या कहते हैं हम? भौतिक प्रक्रिया। और अब है रसायन प्रक्रिया। उस भोज्य पदार्थ में फिर क्या मिलता है? लार मिलती है, उसमें कई प्रकार के पाचक रस मिलते हैं और फिर हम जो भी निवाला अंदर निगलते हैं वो अमाशय में जाता है। अमाशय के अंदर जाने के बाद उसमें और भी जठर रस मिलते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसायन प्रक्रिया। तो हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, एक तो भौतिक और एक होती है रसायन प्रक्रिया।
ओरल कैविटी में अब आती है लार, सलीवा। 600 यानी 600 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। जिनमें से 3 ग्रंथियां सबसे प्रमुख है। पहली है पैराटिड, दूसरी है सबलिंगुअल और तीसरी है सबमैंडिबुलर। मनुष्य में जो पैराटिड ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि सांप में भी पाई जाती है। सांप के अंदर जो जहर उपस्थित रहता है वो किस ग्रंथि में उपस्थित रहता है? पैराटिड ग्रंथि में। और हमारे मनुष्य में पैराटिड ग्रंथि कहाँ उपस्थित रहती है? जबड़े के पीछे की साइड, दोनों साइड उपस्थित रहती है। मनुष्य में एक बीमारी, एक रोग होता है, उसे हम गलसुआ रोग कहते हैं। वो उस इलाके में होता है जहाँ आयोडीन की कमी होती है। उनके जो भोज्य पदार्थ में आयोडीन की कमी होती है ना, तो उन्हें पैराटिड ग्रंथि में एक रोग हो जाता है। उस रोग को हम क्या कहते हैं? मम्स रोग, जिसके अंतर्गत हमारे गले में सूजन आ जाती है। तो वो किस ग्रंथि में होता है? पैराटिड ग्रंथि में। दूसरी है सबलिंगुअल, यह हमारे जीभ के जस्ट नीचे उपस्थित रहती है। कभी परीक्षण करना, हमारे जीभ के हम जस्ट नीचे देखते हैं, वहाँ लार भरी होती है। तो वो किसके कारण भरी होती है? सबलिंगुअल के कारण। और तीसरी है सबमैंडिबुलर, यह हमारे जीभ के जस्ट पीछे की साइड उपस्थित रहती है। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारी लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है। मनुष्य में लार का पीएच मान होता है 6.5 से 6.8। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनका जो लार का पीएच मान होता है वो 7 से ऊपर होता है, यानी वो क्षारीय होते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ता का पीएच मान कितना होगा? 7.8 या 7.5। इस तरह से जो मांसाहारी जीव होते हैं उनका जो लार का पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, यानी 7 से ऊपर होता है। मनुष्य में जो लार होती है उसमें 99% जल उपस्थित होता है और 1% अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं। अन्य तत्वों में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और एक म्यूसिन नामक एंजाइम होता है। म्यूसिन नाम का जो एंजाइम होता है ये क्या करता है कि जो हमारी लार होती है वो क्या होती है? चिपचिपी होती है। तो वो चिपचिपापन किसके कारण होता है? म्यूसिन नामक एंजाइम के कारण होता है। आइए अब हम मुख, गुहा में और अन्य ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। अगली है लाइसोजाइम। कभी हम कहीं बाहर से जल्दी में आए और हमें वापस जाना है, खाना भी खाना है, तो हमने जल्दबाजी में हाथ भी नहीं धोए, खाना खा लिया, तो हमारे हाथ में कुछ बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं, कुछ गंदगी होती है। तो हमने जैसे निवाला लिया तो वो बैक्टीरिया कहाँ चले गए? हमारे मुंह में चले गए। तो उन्हें नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम करता है। इसे जीवाणुनाशक एंजाइम कहते हैं। जब हम निद्रावस्था में रहते हैं तब ये लाइसोजाइम हमारे मुंह में उपस्थित, हमारे लार में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम कोई भी भोजन पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय यह उपस्थित नहीं रहता है। लार में तीसरा एंजाइम उपस्थित रहता है टाइलिन और डाइस्टेज। इनका काम क्या होता है कि जब हम भोजन पकाते हैं उस समय हम पहले आटे को छानते हैं, तो जो छलनी के अंदर जो पदार्थ उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्टार्च कहते हैं। वो कुछ मात्रा में छानने के बाद भी आटे में उपस्थित रहता है। जब हम उसको भोजन पकाते हैं और फिर जब हम खाते हैं तो हमारे भोजन के साथ हमारे मुंह में जाता है, तो उसकी पाचन क्रिया कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। पाचन तंत्र का अगला अंग है ग्रास नली यानी फूड पाइप।
ग्रास नली, जैसे हमने कोई भोजन लिया तो भोजन को हमने मुंह में पाचन क्रिया की, पाचन क्रिया करने के बाद जैसे हमने उसको निगला तो वो किसके द्वारा हमारे स्टोमेच यानी अमाशय तक किसके द्वारा पहुंचेगा? ग्रास नली यानी फूड पाइप के द्वारा पहुंचेगा। यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका काम होता है क्रमकुंचन करना, यानी जो भी हमने भोज्य पदार्थ लिया उसको धकेलते हुए नीचे तक पहुंचाना, उसे हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। इसमें छोटी छोटी स्लैश में ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे भोजन को, हमारे फूड को नली में चिपकने से रोकती है। इसके आगे उपस्थित होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है भोजन और जो हम श्वसन क्रिया होती है उसको डिवाइड करना। जब हम श्वास लेते हैं तब यह खुल जाता है और जब हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तब यह बंद हो जाता है। और ये किसको बंद करता है? जो हमारे लंग्स के अंदर नली आ रही है उसको बंद कर देता है। जैसे ही हमने भोज्य पदार्थ खाया, उसको निगला, तब यह बंद हो जाता है। तो वो जो फूड हम खाते हैं तो वो ग्रास नली द्वारा स्टोमेच में पहुंच जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तब यह खुल जाता है। तो जो वायु होती है वो ऑक्सीजन वो कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है। ग्रास नली, एपिग्लोटिस और फिर नीचे क्या है? अमाशय। आइए अब हम अमाशय के बारे में समझते हैं। जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो ग्रास नली से गुजरकर कहाँ स्टोर होता है? अमाशय, स्टोमेच में। यहाँ पर हमारा भोजन 3 से 4 घंटा स्टोर रहता है और वहाँ उसके और भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो काइम में बदलता है। अमाशय, अमाशय में हमारा भोजन 3 परतों से गुजरता है, यानी 3 खंडों से गुजरता है। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिका और तीसरा है पाइलोरिक। हमने जैसे भोजन लिया तो वो कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले कार्डियक में। कार्डियक में एक HCl नामक पाचक रक्स यानी हाइड्रोक्लोराइड अम्ल छूटता है। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो भोजन होता है उसके टुकड़े होते हैं। अगर लाइसोसाइम किसी कारण जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाता है, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो यहाँ आने के बाद HCl उन्हें ख़त्म कर देता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही आपने खाना खाया और अगर आपको वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होने के बाद हमारे जो ग्रास नली होती है, जो गला होता है, कान और ये क्या जलने लग जाते हैं। तो वो किसकी वजह से जलते हैं? और एक अजीब सी उल्टी होती है। तो हम खुद सोचते हैं कि यार ऐसा तो हमने कुछ खाया ही नहीं, फिर बाद में ऐसी उल्टी कैसे हुई? तो वो उसके अंदर जो हमारा भोजन होता है उसमें क्या मिलकर आता है? HCl मिलकर बाहर निकलता है। इसकी वजह से हमारे कानों में और गले में ये जलन सी काफ़ी टाइम तक जलन रहती है। कोई इंसान कम भोजन करता है तो कम HCl निकलेगा, कोई ज़्यादा भोजन करता है, जितना ज़्यादा हम भोजन करेंगे उतनी ही मात्रा में HCl निकलेगा। दूसरा है फंडिका। इसमें कांटानुमा संरचना होती है। कभी हमने देखा होगा कि जब हम भोजन करने में लेट हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि यार मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे काट रहे हैं। तो वो अगर हम काफ़ी टाइम तक हमें भूख लग रही है और हमने भोजन नहीं किया तो ये फंडिका होती है कांटेनुमा। ये क्या है कि जो परत होती है उसको काटने लग जाती है, तो हमारे पेट में चूहे काटने जैसा महसूस होता है। जब हमारा भोजन HCl में टुकड़े होने के बाद आगे कहाँ पहुँचता है? फंडिका में। ये उस भोजन को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। अमाशय का तीसरा खंड है पाइलोरिक, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जठर रस। इसमें 2 प्रकार के जठर रस निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये दूध को दही में बदल देता है। हम कभी दूध पीते हैं और जैसे हमारा जी खराब होके हमने उल्टी की तो उल्टी में क्या, वो दूध फटा हुआ मिलता है यानी दही निकलता है। तो उस दूध को दही में कौन बदलता है? रेनिन नाम का जठर रस। और दूसरा है पेप्सिन, जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि भोजन करने के बाद नींद आने लग जाती है। तो वो नींद इसलिए आती है क्योंकि जब हमने भोज्य पदार्थ लिया तो भोज्य पदार्थ हमारे अमाशय में पहुंचा, तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पाचक तंत्र चालू हो जाता है, यानी पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पाचन प्रक्रिया शुरू होने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमारी बॉडी में जो दूसरे अंगों की ऊर्जा होती है वहाँ से ऊर्जा हमारे
अमाशय तक पहुंच जाती है तो हमारे जो दूसरे अंग होते हैं वो कम करते हैं, हमें आलस आने लग जाता है। तो वो हमें आलस इस वजह से आता है क्योंकि जब हमने भोजन किया तो हमारी सारी ऊर्जा हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है।